गुड आफ्टरनून। मैं रजनीश पांडे, बीए थर्ड ईयर क्लास के स्टूडेंट्स को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह, पिछले लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और पिछले लेक्चर में ये बात हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो यही टॉपिक हम शेष भाग को जो है इस लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम बात करें तो चक्रीय प्रवाह, आय का जो चक्रीय प्रवाह क्या होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। चक्रीय प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा हम लोगों ने किया। विभिन्न प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, इस पर भी चर्चा हम लोगों ने किया। और जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उन पर जो है उनमें किस प्रकार से इनकम का फ्लो होता है, इस पर चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो आज हम लोग चक्रीय प्रवाह, आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह, विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट एरियाज, विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह। तो हम विभिन्न क्षेत्रों की हम बात करते हैं, तो यहां पे हम इसको चार वर्गों में, चार भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में हम द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह पढ़ेंगे। पहला जो है द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहिए चाहे दो क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्था कहिए, में चक्रीय प्रवाह। दूसरा जो है, दूसरा भी दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की ही हम बात करेंगे, लेकिन ये जो आपका पहला है ये एकदम से क्या है, ये सिंपल इकोनॉमी है। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की एकदम से साधारण अर्थव्यवस्था है, सिंपल, बहुत ही सरल अर्थव्यवस्था है, जिसमें केवल परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र को रखा गया है ना। इसमें हम बैंकिंग सेक्टर को भी सम्मिलित नहीं करते हैं। लेकिन यदि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ही बैंकिंग सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को यदि हम इसमें सम्मिलित कर लें, है ना, फाइनेंशियल मार्केट को जो है इसमें सम्मिलित कर लें, तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है, ऐसी स्थिति में हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग, बचत और विनियोग की हम बात करेंगे। तो बचत विनियोग को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो एक हम यहां पे अलग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम बोलेंगे बचत एवं विनियोग सहित, बचत एवं विनियोग सहित द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह, ठीक। और तीसरा हम बात करें, थर्ड में क्या है, द्विक्षेत्रीय के बाद मैंने बात किया था कि त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है,
तो त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या 3 क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्था, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, और लास्ट चौथा है चतुर्थ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, चक्रीय प्रवाह। तो ये आप देख रहे हैं यहां पर 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स 4 प्रकार के जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, इसके अंतर्गत जो है हम क्या करेंगे कि आय के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो फर्स्ट जो हमारा अध्ययन होगा द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था या 2 क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्था होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यह एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल अर्थव्यवस्था होती है। ये एक हम कल्पना के द्वारा जो है इस अर्थव्यवस्था को हम कल्पना के द्वारा हम इसको समझने के लिए चक्रीय प्रवाह को, कि जहां पर केवल 2 ही क्षेत्र पाए जाते हैं, परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में ही केवल क्या होता है, आय का चक्रीय प्रवाह होता है। अन्य तीसरा कोई भी क्षेत्र नहीं होता है, न ही कोई फाइनेंशियल सेक्टर होता है, कोई वित्तीय बाजार भी नहीं होता है ना। तो इस तरीके से केवल 2 ही क्षेत्रों में जब हम आय के चक्रीय प्रवाह का जो है बात करते हैं, तो किसके अंतर्गत करते हैं, हम द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं। आइए इसको हम रेखाचित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो रेखाचित्र के द्वारा अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहां पर हम 2 क्षेत्र लेंगे, वही हाउस होल्ड सेक्टर या परिवार क्षेत्र, और सेकंड में हम लेंगे फर्म या फिर प्रोडक्शन सेक्टर, उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। अब इसमें आप देखिए परिवार क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में चक्रीय प्रवाह किस तरह से होता है। तो यदि हम परिवार क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये क्या करता है, परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र के लिए एक बाजार जो है क्रिएट करता है, एक बाजार सृजित करता है जिसको हम साधन बाजार कह सकते हैं, साधन बाजार। परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र के लिए साधन बाजार जो है उपलब्ध कराता है, और उत्पादन क्षेत्र जो है उत्पादन क्षेत्र जो है आपका इस तरीके से बनाएंगे, और जो उत्पादन क्षेत्र आपका है ये क्या करता है, ये वस्तु बाजार, वस्तु एवं सेवा बाजार आप कह सकते हैं इसको, वस्तु एवं सेवा बाजार आप बोल सकते हैं, या केवल वस्तु बाजार बोल सकते हैं। वस्तु एवं सेवा बाजार बोलिए या केवल वस्तु बाजार बोल सकते हैं। ये वस्तु बाजार जो है क्रिएट करता है, जनरेट करता है, किसके लिए करता है, ये परिवार क्षेत्र के लिए करता है।
साधन बाजार, परिवार क्षेत्र क्या करता है, साधन बाजार जब क्रिएट करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहां पर आप देखेंगे कि साधन बाजार जब परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को उपलब्ध कराता है तो उत्पादन क्षेत्र क्या करता है, उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र को उसका भुगतान करता है ना। जो साधन होता है उसका क्या करता है, भुगतान करता है, जिसको हम आय भुगतान भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकम के रूप में जो है इसका पेमेंट करता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आय भुगतान बोल सकते हैं। ये आय भुगतान होता है, कौन करता है, उत्पादन क्षेत्र करता है। किसको करता है, ये परिवार क्षेत्र को करता है। दूसरी ओर जब उत्पादन क्षेत्र जो है वस्तु बाजार के लिए जो है परिवार क्षेत्र के लिए क्या करता है, वस्तु बाजार जो है सृजित करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो परिवार क्षेत्र होता है वो क्या करता है, वो भी इन वस्तुओं सेवाओं को जो है खरीदने पर, उपभोग पर क्या करता है, व्यय करता है। तो इसलिए जो है यहां पर क्या किया जाता है, उपभोग व्यय किया जाता है, उपभोग व्यय किया जाता है। परिवार क्षेत्र के द्वारा किया जाता है तो मुद्रा का प्रवाह किधर होगा, मुद्रा का प्रवाह जब परिवार क्षेत्र की तरफ से किया जाएगा तो मुद्रा का प्रवाह जो है उत्पादन क्षेत्र की ओर होगा। ये आपका द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह का रेखा चित्र है। इसमें आप बहुत ही आसानी से समझें कि परिवार क्षेत्र क्या करता है, परिवार क्षेत्र के द्वारा जो है उत्पादन के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, किसके लिए, उत्पादन क्षेत्र के लिए। तो परिवार क्षेत्र क्या करता है, पूर्ति करता है, और ये क्या करता है, मांग करता है। जहां पे मांग और पूर्ति की बात की जाती है वहां पे क्या होता है, एक बाजार हम कह सकते हैं कि एक बाजार जो है सृजित होता है, और इस बाजार को हम क्या कर सकते हैं, इस बाजार को हम साधन बाजार कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर इस मार्केट में क्या होता है, इस मार्केट में जो है साधनों का जो है क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड होता है, मांग और पूर्ति किया जाता है ना। तो इस तरीके से ये कौन सी चीज है, साधन बाजार मतलब क्या है, जब जो भी हम पढ़ रहे थे यहां पर आप ये भी लिख सकते थे, क्या आप लिख सकते थे यहां पर कि उत्पादन के साधन, है ना, गुण, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये भी आप लिख सकते थे। उसी को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साधन बाजार। यानी ये क्या है, इसी को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी सप्लाई और इसका डिमांड करता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, साधन बाजार है, जो कि परिवार क्षेत्र द्वारा उपलब्ध किया जाता है, किसके लिए, उत्पादन क्षेत्र के लिए। इसलिए इसका फ्लो किधर होगा, परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर होगा। फिर ये उत्पादन क्षेत्र क्या करता है, वस्तुओं सेवाओं को उत्पादित करता है, और ये किसको देता है, इसकी मांग कौन करता है, परिवार क्षेत्र करता है ना। तो परिवार क्षेत्र इसकी मांग करता है और ये इसकी पूर्ति करता है, इसलिए ये भी क्या हुआ, एक मार्केट सृजित हुआ। तो इसको हम वस्तु बाजार कर सकते हैं, जहां पे वस्तुओं सेवाओं क्या होता है, यहाँ पर आपका एक प्रकार से फ्लो होता है, प्रवाह होता है, उत्पादन क्षेत्र से किस ओर होता है, परिवार क्षेत्र की ओर होता है। ये क्या था, यहां तक आप देखें तो ये आपका रियल फ्लो था, वास्तविक प्रवाह था, है ना। अब इसी के हम मौद्रिक प्रवाह के रूप में देखें, मुद्रा के रूप में हम फ्लो देखें तो क्या हो जाएगा, मुद्रा के रूप फ्लो देखेंगे तो साधन बाजार के लिए उत्पादन क्षेत्र क्या करेगा, आय का भुगतान करेगा, किसको, परिवार क्षेत्र को। तो ऐसी स्थिति मुद्रा का प्रवाह किधर होगा, उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होगा। और परिवार क्षेत्र क्या करेगा, वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करेगा, तो उपभोग पर क्या करेगा, वो व्यय करेगा, है ना, मुद्रा के रूप में। तो उपभोग व्यय जो मुद्रा प्राप्त होगी, किसको प्राप्त होगी, उत्पादन क्षेत्र को प्राप्त होगी। इस प्रकार से मुद्रा का प्रवाह यहाँ पे किस तरफ से होगा, परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर होता है। इस तरीके से उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ, परिवार क्षेत्र से जो है उत्पादन क्षेत्र की तरफ, इस तरीके से जो मुद्रा का प्रवाह होता रहता है। क्योंकि ये चक्रीय रूप में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। मुद्रा का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह किस अर्थव्यवस्था में, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। तो यही जो है कॉन्सेप्ट आपका द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह का है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे, पढ़ेंगे दूसरा, बचत एवं विनियोग सहित द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, है ना। इसमें जो है किस तरह से आय का चक्रीय प्रवाह होता है, तो सेकंड पे चर्चा करते हैं, ठीक।
अभी हम लोग पहला द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, एक सिंपल द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह का अध्ययन भी हम लोग ने किया। अब हम लोग जो है सेकंड से चर्चा करते हैं, दूसरा जो है बचत एवं विनियोग सहित द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। बचत एवं विनियोग सहित द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह किस तरह से होता है। तो यहां पर भी हम द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की ही बात कर रहे हैं। पहली बात, यहां पर भी हम दो ही क्षेत्र की बात करेंगे, परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र की ही बात करेंगे, लेकिन इसमें बचत और विनियोग को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अभी तक जो हमने पढ़ा पहले वाले में, उसमें बचत विनियोग को सम्मिलित नहीं किया गया। अब बचत विनियोग क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, आइए इस पर हम विस्तार में चर्चा करते हैं। देखिए, जो हमारी इनकम होती है, हमारी जो इनकम होती है, आय, यदि हम आय क्या करते हैं, हम कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं। अभी जो हम पहला आपने पढ़ा यहां पे द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, सिंपल इकोनॉमी में चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, वहां पर क्या था, वहां पर इनकम जो है कंजप्शन के बराबर था, आय जो है उपभोग के बराबर था। यानी जितना जो है आय प्राप्त होती थी जो है उत्पादक क्षेत्र से जो है परिवार क्षेत्र को, ये पूरा का पूरा आय क्या कर दिया जाता था, वो पूरा का पूरा व्यय कर दिया जाता था। यानी जो इनकम था वो पूरा किसके बराबर था, व्यय के बराबर था। व्यय किस तरह का था, उपभोग व्यय था। तो सी को हम क्या कहेंगे, उपभोग कहिए चाहे उपभोग व्यय कहिए। तो आय जो है उपभोग व्यय के बराबर होता था। यानी उपभोक्ता को जितना आय प्राप्त होती थी वो पूरा का पूरा क्या करता था, वो उसको जो है उपभोग के रूप में व्यय कर देता था। लेकिन वास्तविक जो है अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था में, चूंकि वहां पे हमने एक सिंपल इकोनॉमी की बात की, कल्पना के आधार पर हमने बात की, यदि वास्तविक हम इकोनॉमी की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, जितना उसकी इनकम होती है वो क्या करता है, उसको जो है वो उपभोग पर व्यय करता ही करता है। इसके अलावा क्या कर देता है, वो कुछ भाग आय का कुछ भाग क्या कर देता है, बचत भी करता है। अभी हम बचत की बात नहीं कर रहे थे, कब से हम आय के चक्रीय प्रवाह की बात कर रहे थे, अभी हम बचत की बात नहीं कर रहे थे। हम सीधा क्या कर रहे थे कि जो हमारी जितनी भी इनकम है पूरा पूरा हम क्या कर दे रहे हैं, एक्सपेंड कर दे रहे हैं, व्यय कर दे रहे हैं। और वो पूरा का पूरा जो व्यय किया गया आय क्या है, वो फिर से उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हो जाता था। और इस तरीके से फिर उत्पादन प्रक्रिया से जो जितना उत्पादन होता था वो पूरा पूरा क्या होता था, फिर आय के रूप में भुगतान कर दिया जाता था। फिर ये आय का भुगतान जो किया जाता था पूरा का पूरा आय क्या होता था, फिर व्यय के रूप में उत्पादन क्षेत्र को पहुंच जाता था। यानी यहां पर पूरा का पूरा जो इनकम था, जो पूरी की पूरी मुद्रा थी, वो क्या थी, उसका पूरा का पूरा फ्लो होता था। बिल्कुल लीकेज नहीं था, रिसाव नहीं था। यहां पे लीकेज शब्द का हम प्रयोग इसलिए कर रहे हैं, लीकेज की बात कर रहे हैं। रिसाव, रिसाव का मतलब क्या हुआ, रिसाव का मतलब ये हुआ, जैसे पंपिंग सेट से पानी भर रहे हैं आप खेत में, क्या होता है, ये पाइप नहीं है, सही है, तो पूरा का पूरा पानी क्या होता है, जितना निकलता है पंपिंग सेट से सारा सब आपके खेत में जाता है। तो पानी का बिल्कुल रिसाव नहीं हो रहा है। लेकिन पाइप क्या होती है, देर देर पुरानी रहती है, तो जगह जगह से क्या होती है, कट जाती है। जब कट जाती है तो क्या होता है कि या फिर जहां पे ज्वाइंट होता है वहां से क्या थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू कर देता है ना, तो वो वेस्ट होने लगता है, यानी आपके खेत तक नहीं पहुंचता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लीकेज कहते हैं। यानी पानी क्या हो गया, लीक हो गया है ना, वो लीक हो गया, उसमें रिसाव हो रहा है। वैसे ही हमारा जो चक्रीय प्रवाह है आय का, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कभी कभी रिसाव हो जाता है। और रिसाव किस रूप में हो रहा है, ये सेविंग के रूप में हो रहा है, बचत के रूप में हो रहा है, बचत के रूप में हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, मान लीजिए जो है 100 रुपए जो है इनकम जो है जनरेट होती है, और 100 रुपए में मान लीजिए जो है उपभोक्ता क्या करता है, वो 80 रुपए व्यय करता है, लेकिन 20 रुपए क्या कर लेता है, वो बचा लेता है, सेविंग कर लेता है। तो जैसे ही वो 20 रुपए बचा के रख देता है अपनी तिजोरी में, तो वैसे ही क्या होता है कि ये जो आपका फ्लो है, प्रवाह जो है, इस प्रवाह में 20 रुपए क्या हो गया, कम हो गया।
अभी जो 100 रुपए का प्रवाह चल रहा था, अब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि परिवार के क्षेत्र के पास जो है जैसे ही 100 रुपए आया, उसने क्या किया, 20 रुपए निकाल के रख लिया। अब जो है 80 रुपए ही खर्च किया। जब 80 रुपए ही खर्च करेगा तो ऐसे स्थिति क्या होगा कि उत्पादन क्षेत्र के पास केवल 80 रुपए ही पहुंचता है। जब 80 रुपए ही पहुंचेगा तो 80 रुपए का ही क्या करेगा, उत्पादन करेगा। तो ऐसी स्थिति क्या था, पहले जो 100 रुपए का उत्पादन होता था, अब 80 रुपए का ही उत्पादन हुआ, क्योंकि उत्पादन में जो आय है, आय में क्या हुआ, आय के प्रवाह में रिसाव हुआ। किसके द्वारा, बचत के द्वारा हुआ। बात समझ में आ गई। लेकिन अब देखिए, जो बचत आपका है, बचत कौन क्या करते हैं, यदि बचत को हम बैंकिंग सेक्टर में जो है जमा कर देते हैं, बीमा सेक्टर में जमा कर देते हैं, तो बैंक में या बीमा क्षेत्र में जो है हम रुपए को जमा कर देते हैं, अपने बचत को जमा कर देते हैं, तो यहां पर एक नया मार्केट जो है सृजित होता है, जिसका नाम क्या हुआ, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, या फिर यहां पे हम बात करें पूंजी बाजार, वित्तीय बाजार या पूंजी बाजार, आप वित्तीय बाजार भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जो हम वित्तीय बाजार की बात कर रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए, वित्तीय बाजार, वित्तीय जो बाजार होता है, ऐसे समझ लीजिए, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। भारत में हम वित्तीय बाजार की बात करें तो वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, एक मनी मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट होता है। एक मुद्रा बाजार होता है, एक जो है यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल मार्केट होता है। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दोनों को मिलाकर, दोनों ही क्या है, दोनों को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय बाजार कहते हैं। मुद्रा बाजार में क्या होता है, मुद्रा बाजार में बैंकिंग सेक्टर आते हैं। इसमें जो है मुद्रा बाजार के द्वारा अल्पकाल के लिए जो है ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं, ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। जबकि पूंजी बाजार में जो है क्या होता है कि दीर्घकाल के लिए जो है क्या किया जाता है, ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो उत्पादन क्षेत्र जो है, उत्पादन क्षेत्र को क्या चाहिए, उसको जो है पूंजी के लिए जो है क्या करना पड़ता है, उसको ऋण की भी आवश्यकता पड़ती है, उत्पादन कार्य के लिए ऋण की भी आवश्यकता पड़ती है, उधार की भी आवश्यकता पड़ती है। तो क्या करता है, वो उधार मांगेगा। अब उधार सीधा परिवार क्षेत्र से तो मिलेगा नहीं उसको, तो क्या करता है, उसके लिए एक मार्केट सृजित होता है, पूंजी बाजार, है ना। तो पूंजी बाजार, मैंने आपको बताया कि चूंकि वित्तीय बाजार जो है वो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार है। मुद्रा बाजार क्या होता है, जहां पे अल्पकाल के लिए ऋण दिया जाता है, और जो पूंजी बाजार होता है वो दीर्घकाल के लिए दिया जाता है। तो चूंकि जो उत्पादन क्षेत्र होता है, उत्पादक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो चूंकि अपने उत्पादन कार्य के लिए लंबे समय के लिए ऋण लेते हैं, तो कैपिटल मार्केट से ज्यादातर लेते हैं ऋण। ज्यादातर कैपिटल मार्केट से ऋण लेने से क्या होता है कि हम यहाँ पे पूंजी बाजार को रूप में ही लिख रहे हैं, तो आप वित्तीय बाजार भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो वित्तीय बाजार की हम बात करेंगे तो वहां पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार दोनों आते हैं। जब पूंजी बाजार की बात करेंगे तो केवल पूंजी बाजार की बात होगी, तो यहाँ पे हम पूंजी बाजार लिख दे रहे हैं, आप वित्तीय बाजार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो दोनों मंदिर समझ में आ गया ना, वित्तीय बाजार का मतलब क्या हुआ, समझ आ गई बात। जहां पे फाइनेंशियल सिस्टम होता है, लेन देन होता है मुद्रा का, है ना, दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। तो हम बात कर रहे थे कि अब जो हमने 20 रुपए यहां पर हमारा जो सेविंग है वो क्या करते हैं, वो हम डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट में हमने क्या किया, 20 रुपए जमा कर दिया अपना, ठीक है। और उत्पादन क्षेत्र को क्या चाहिए, उत्पादन क्षेत्र को ऋण चाहिए अपने उत्पादन कार्य को ज्यादा बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको उत्पादन को जो है बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसे जो है ऋण की आवश्यकता होती है, तो क्या करता है, ये ऋण प्रोवाइड करता है। तो पूंजी बाजार काम क्या होता है, पूंजी बाजार कार्य होता है कि ये छोटे छोटे जो बचत हैं उनको इकट्ठा करना, लेना, है ना, मतलब जो भी बचत है उसको स्वीकार करना और जिसको ऋण की आवश्यकता है उसे ऋण देना। तो एक तरह से लेना, एक तरह से देना, यानी ये मध्यस्थ का काम करता है ना, मीडिएटर का काम करता है। सीधा जो हम यहाँ से यहाँ पे जो है ऋण को लेन देन नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास चूंकि परिवार क्षेत्र के पास क्या है, मुद्रा एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, तो क्या करता है, वो पूंजी बाजार को जो है प्रोवाइड कर देता है, वहां पर जमा कर देता है ना। और इसके पास क्या है, इसके पास जो है मुद्रा की कमी है, ये क्या करता है, इससे मांगता है, ये इसको क्या करता है, उधार देता है। इस तरीके से ये बचत को जमा करता है और ये उधार को देता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि परिवार क्षेत्र से जो है बचत,
यहां पे हम बचत की अगर बात करें तो यहां से आप देखें जो इसका बचत होता है वो कहां पे जमा करता है, कैपिटल मार्केट में जमा करता है। परिवार क्षेत्र अपने बचत को कैपिटल मार्केट में जमा करता है, ठीक है। अच्छा, हमने आपको बताया कि ये 20 रुपया जो आपका सेविंग है, क्योंकि y बराबर ये भी होता है, y बराबर C प्लस आई भी होता है। हमारा जो इनकम है हम उपभोग पर व्यय करते हैं, है ना, और जितना हमने बचत किया वो सारा का सारा क्या होता है, एक विनियोग व्यय होता है कि जब आय जितना भी हमारा सेविंग है ये पूरा पूरा जब आय के बराबर हो जाए, है ना, उपभोग और इनकम बचत और विनियोग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर से जो है जो हमारा चक्री प्रवाह है उसका रिसाव समाप्त हो जाता है, उसकी जो कमी है वो दूर हो जाती है, फिर से हमारा चक्री प्रवाह सही ढंग से चलने लगता है। आय का जो चक्री प्रवाह है वो अच्छे ढंग से कार्य करने लगता है, इसका रिसाव समाप्त हो जाता है। कब रिसाव समाप्त होगा, क्योंकि यदि 20 रुपए का जो है रिसाव किया गया है ना, 20 रुपए का जो रिसाव था पूंजी मार्केट को मिल गया, यदि पूंजी मार्केट से 20 रुपए ये इन्वेस्टमेंट के लिए, किस लिए, विनियोग के लिए, विनियोग के लिए, विनियोग, विनियोग के लिए क्या करता है, उधार लेता है, तो ऐसी स्थिति में बचत या विनियोग के बराबर हो जाता है तो हमारा सर्कुलर फ्लो क्या हो जाता है, सही ढंग से फिर से कार्य करना शुरू कर देता है। तो यहां पर हम बचत एवं विनियोग सहित द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जब हम चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र में पुरानी बातें वही हैं कि परिवार क्षेत्र से साधन बाजार की तरफ प्रवाह जो है परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की तरफ होता है साधन बाजार के रूप में, और वस्तु बाजार के रूप में इसका प्रवाह उत्पादन क्षेत्र से जो है परिवार क्षेत्र की ओर होता है। हम आय भुगतान के रूप में बात करें तो इसका जो है प्रवाह किस तरफ होता है, उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ होता है, और उपभोग व्यय की हम बात करें तो परिवार क्षेत्र से ये उत्पादन क्षेत्र की ओर प्रवाह होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो पूंजी बाजार होता है ना, यहाँ पे हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, ये क्या करता है, यहाँ पे परिवार क्षेत्र क्या करता है, वो अपने बचत को यहाँ पे जमा करता है, और उत्पादन क्षेत्र क्या करता है, उत्पादन क्षेत्र भी अपनी बचत को जमा कर सकता है, ये भी अपना सेविंग कर सकता है और ये भी अपने बचत को यहाँ पे जमा कर सकता है, और ये क्या करता है, ये पूंजी क्षेत्र से उधार भी ले सकता है। तो ये जितना बचत करता है वो क्या करे, उत्पादन क्षेत्र उतना जो है रुपया विनियोग के लिए क्या करता है, यदि उधार लेता है पूंजी बाजार से तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का प्रवाह होगा वो इधर से इस तरफ हो जाएगा। जो 20 रुपए यहाँ से यहाँ पहुंचा था, अब ये उधार के रूप में जो अभी आपने देखा, अभी मैं समझा रहा था आपको कि यहाँ पे जो 100 रुपए का प्रवाह था वो 80 रुपए में जब बदल गया, 20 रुपए कम हो गया, जो 20 रुपया था यहाँ पे तो कम हो गया, यहाँ पे 20 रुपए, यहाँ पर देखिए दूसरे लाइन तक आप देखिए, यहाँ पर जो 100 रुपए का प्रवाह था वो 20 रुपए कम करने से क्या हुआ, अब 80 रुपए का प्रवाह बन गया, है ना, कि इसने 20 रुपए कम दिए तो 80 रुपए यहाँ पहुंचा, 80 रुपए, अभी 80 रुपए का उत्पादन करेगा तो इस तरीके से आय भुगतान भी 80 रुपए का होगा, तो जो 100 का था वो 80 का हो गया। लेकिन अब 20 रुपए जो इसने निकाल दिया तो इसको कहाँ जमा कर दिया, पूंजी बाजार जमा कर दिया, और उत्पादन क्षेत्र में क्या किया, विनियोग करने के लिए, मतलब इसमें और अपना जो है मुद्रा बढ़ाने के लिए, मुद्रा 20 रुपए जो कम पड़ रहा था, मान लीजिए सपोज उदाहरण के लिए, है ना, अपने जो है उत्पादन क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, पूंजी बाजार से उधार लेता है, लोन लेता है, ऋण लेता है। तो ये मान लीजिए 20 रुपए इसने जमा किया और इसने 20 रुपए उधार ले लिया, तो जो 20 रुपए इसने जमा कर दिया था, अब 20 रुपए को कम पड़ रहे थे, जब इसने उधार लिया तो 20 रुपए कहाँ आ गए, 20 रुपए यहाँ बचत के रूप में, यहाँ विनियोग के रूप में यहाँ पे आ गया। अब ये क्या हो गया, 80 से फिर 100 रुपए हो गया, अब फिर क्या हुआ, अब 100 रुपए के रूप में प्रवाह होना शुरू हो गया, है ना। इस तरीके से जो है पूंजी मार्केट जो है बीच में आता है ना। जब पूंजी मार्केट की हम बात करते हैं तो वहां पे हम बचत और विनियोग की बात करते हैं, जो हमारी वास्तविक अर्थव्यवस्था है, रियल इकोनॉमी है, वहां पर हम बचत और विनियोग की भी बात करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण आय जो है उपभोग पर व्यय नहीं करता, बल्कि उसको बचत भी करता है और उसका इन्वेस्टमेंट भी होता है। इस तरीके से हमने बताया आपको कि यदि बचत और विनियोग बराबर है तो हमारा आय का जो प्रवाह है उसमें किसी तरीके का रिसाव नहीं होगा और सुचारू ढंग से वो चलता रहेगा, ठीक है।
ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। तीसरी जो है, थर्ड जो हमारा इसमें सब टॉपिक है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह पर चर्चा करते हैं। आइए हम लोग अब त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कैसे होता है, तो इस पर हम चर्चा करें। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है यह एक क्लोज इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है, जिसमें कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा, विदेशी क्षेत्र का जो है हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा, कोई भी लेन देन नहीं होगा। अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बंद है, देश के अंदर ही सारे जो है जो भी सर्कुलर फ्लो होगा इनकम का, वो देश के अंदर के जितने भी क्षेत्र हैं उसके अंदर ही होगा। तो यहाँ पे हम तीन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अभी दो क्षेत्र की बात कर रहे थे, परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र। उन्हीं के बीच में क्या होता था, आय का चक्रीय प्रवाह होता था। अब यहाँ पर एक क्षेत्र और बढ़ जाता है जिसका नाम है सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। जो सरकारी क्षेत्र है, सरकार का जो क्षेत्र है, वो जो है आय के चक्रीय प्रवाह में कैसे इंक्लूड होता है, इस पर हम चर्चा करें। तो हम आपको बता दें सबसे पहले कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट की हम बात करें तो गवर्नमेंट जो होती है इसके द्वारा भी क्या होता है, आय और व्यय किया जाता है, आय प्राप्त किया जाता है और व्यय किया जाता है। तो जब आय व्यय करता है तो यहां पर भी क्या होता है, आय का फ्लो होता है, प्रवाह होता है। तो जो सरकार का जो आय का और व्यय का प्रवाह होता है तो किस तरफ से किस तरफ होता है, यानी ये जो अन्य दो क्षेत्र हैं इनसे इसका क्या संबंध होता है, ये प्रवाह किस तरफ जो है इसमें सम्मिलित हो जाता है, इस पर हम चर्चा करें। तो हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट होता है वो आपका हाउस होल्ड जो सेक्टर होता है और जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है, दोनों ही सेक्टर से क्या करता है, इनकम प्राप्त करता है, आय प्राप्त करता है ना। वो हाउस होल्ड सेक्टर परिवार क्षेत्र से भी, और आपका जो है प्रोडक्शन सेक्टर उत्पादन क्षेत्र से भी क्या करता है, वो इनकम प्राप्त करता है, आय प्राप्त करता है। किस रूप में प्राप्त करता है, टैक्स के रूप में प्राप्त करता है। वो जो है पर्सनल टैक्स जो है लगाता है इस पर, बेसिक टैक्स, बेसिक कर, जिसमें डायरेक्ट टैक्स जैसे आय कर हो गया, संपत्ति कर, उपहार कर जो है, ये सब जो है किसी व्यक्ति पर जो लगाया जाता है, परिवार क्षेत्र पर जो लगाया जाता है ना। तो परिवार क्षेत्र से जो संबंधित कर होता है जिस पर लगाया जाता है व्यक्ति के ऊपर, उसका भुगतान जो है वो क्या करता है, व्यक्ति स्वयं जो है सरकार को करता है ना। दूसरी ओर उत्पादन क्षेत्र जो है, यहां पर भी जो है डिफरेंट टाइप के जो टैक्स लगते हैं, जिसमें विशेष रूप से हम बात करें जो फर्म होते हैं उन पर जो है कॉर्पोरेट जो सेक्टर होते हैं वहां पे क्या लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, इसको निगम कर कहते हैं, है ना। तो सरकार जो उत्पादन क्षेत्र से भी क्या करती है, कर लेती है, और हाउस होल्ड सेक्टर से भी कर लेती है। तो जैसे ही जब ये कर लेती है तो कर जो दिया जाता है वह कहां से दिया जाता है, वह इनकम से ही दिया जाता है, यानी जो इसकी इनकम होती है उसी में से ही एक हिस्सा क्या कर दिया जाता है, कर के रूप में सरकार को दे दिया जाता है। तो जैसे ही यहां से जो है कर के रूप में सरकार को दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में यहां पर आय में क्या होता है, रिसाव हो जाता है, आय की कमी हो जाती है। जो आय भी फ्लो में चल रहा था उस फ्लो में क्या हो गया, कमी हो गई, क्योंकि इसका जो है एक हिस्सा कौन ले लिया, गवर्नमेंट ले लिया, बात समझ आ रही है। इस तरीके से प्रोडक्शन सेक्टर से भी जो है इसका एक हिस्सा कौन ले लिया, गवर्नमेंट ले लिया। तो ऐसी स्थिति में यहां से भी क्या हुआ, आय का रिसाव हुआ। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, अब उसको एक्सपेंड भी करती है, खर्च भी करती है, किस रूप में करती है। हम यहां पे बात करें, इस तरह से बात करें तो दो तरीके से खर्च करती है। एक तो बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान का मतलब होता है कि जैसे आपका बेरोजगारी भत्ता हो गया, पेंशन हो गया, है ना,
तो बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, ये सब क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं। तो भत्ते के रूप में, पेंशन के रूप में जो है सरकार जो पैसा खर्च करती है वो कहाँ जाता है? वो इनकम फिर से कहाँ पहुंच जाता है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंच जाता है, परिवार क्षेत्र के पास पहुंच जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? यानी जो इसमें टैक्स लिया था उसी टैक्स का एक भाग उसने क्या किया? पेंशन के रूप में, है ना, हस्तांतरण भुगतान के रूप में जो है परिवार क्षेत्र के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ फैक्टर पेमेंट के तहत, साधन भुगतान के तहत, साधन भुगतान क्यों? क्योंकि परिवार क्षेत्र से कुछ क्या होते हैं व्यक्ति जो कि सरकारी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो गवर्नमेंट को क्या देता है? गवर्नमेंट सेक्टर को सर्विस देता है, सेवा देता है। जब सेवा देता है तो सेवा के बदले क्या मिलेगा? यहाँ पे था ना जो साधन बाजार, जब ये सेवा देता था, है ना, तो क्या करता था? ये भुगतान करता था उसका। ऐसे ही सरकार भी क्या कर रही है? सर्विस ले रही है। कहां से? प्राइवेट सेक्टर, आपका जो है फैमिली या आप कह लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर से। तो उसको क्या करेगी? पेमेंट करेगी। तो आपका जो आपने सेवा लिया, सेवा के लिए जो भुगतान किया जाएगा वो भी सरकार करती है। तो हस्तांतरण भुगतान के रूप में जो आप सर्विस दे रहे हैं उससे भुगतान के रूप में सरकार क्या करती है? आपका जो इनकम यहां से लेती है वो फिर से क्या होता है? वापस हो जाता है। इसी तरीके से हम यहां पे बात करें प्राइवेट, आपका जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है वहां से टैक्स के रूप में सरकार लेती है, लेकिन वो क्या करती है? सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में इसको वापस भी कर देती है। क्योंकि सब्सिडी, अनुदान जो है प्राइवेट सेक्टर, सॉरी गवर्नमेंट जो है सेक्टर क्या करती है? वो प्रोडक्शन सेक्टर को देती है अनुदान, आर्थिक अनुदान, सब्सिडी। सब्सिडी क्या? सब्सिडी से आप लोग परिचित होंगे। आजकल जो ज्यादातर जो घरेलू सिलेंडर यूज कर रहे हैं सभी के जो है क्या होता है? जब भी सिलेंडर जो है यूज करते हैं, परचेज करते हैं, तो सरकार जो है सब्सिडी देती है। अब तो सीधा जो है, पहले जो है क्या करती थी? वो जो है प्रोड्यूसर को देती थी। अब सीधा जो है सब्सिडी क्या करती है? सीधा हमारे खाते में, यानी जो कस्टमर होता है उसके खाते में जो है पहुंच जाती है ना। तो वही क्या होता है? अनुदान होता है। तो अनुदान क्या होता है कि पहले क्या होता था? सीधा जो है प्रोड्यूसर को ही जो है क्या किया जाता था? सब्सिडी दी जाती थी। तो यहाँ पर जो सब्सिडी है, अनुदान है, वो जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके अलावा जो वस्तुएं बनती हैं उत्पादन क्षेत्र के द्वारा, उसका भी क्या करती है? गवर्नमेंट सेक्टर जो है क्रय करती है, खरीदती है। तो उसका भी क्या करती है? वो भुगतान करती है। तो वहां से भी रुपया जो है कहां पहुंच जाता है? ये जो है आपका प्रोडक्शन सेक्टर के पास पहुंच जाता है। इस तरीके से जो है प्रवाह आप देखेंगे कि यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर के पास पहुंचता है तो फिर क्या होता है? ये यहाँ पे वापस भी होता है। ऐसे यहाँ प्रोडक्शन सेक्टर के पास जो है प्रोडक्शन जो सेक्टर है वहां पर से जो है आय जो है टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास पहुंचती है, लेकिन अनुदान के रूप में और जो वस्तुएं होती हैं उसके भुगतान के रूप में जो है क्या होता है? उपभोग व्यय के रूप में जो है गवर्नमेंट क्या करती है? वो रुपया वापस भी कर देती है, वापस हो जाता है रुपया। इस तरीके से सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। तो आइए इसको हम रेखा चित्र के द्वारा अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे वही पहले हम दो सेक्टर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर, सॉरी हाउस होल्ड सेक्टर, या इसको हम परिवार क्षेत्र। दूसरा यहां पे आएगा आपका उत्पादन क्षेत्र। अब यहां पर आप देखिए, यहां पे तीसरा क्षेत्र आ जाता है कौन सा? मैंने कहा गवर्नमेंट सेक्टर या सरकारी क्षेत्र। ये तीन सेक्टर हो जाते हैं। तो परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र में जो है आपने यहां तक तो आपने समझ ही लिया था। इसको हम फिर से बना दे रहे हैं। यहाँ पर जो है वस्तु बाजार, सॉरी सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या होता है? साधन बाजार जो है, साधन बाजार। यहां पर हम बात करें तो आय भुगतान, यानी ये जो है साधन बाजार जो है प्रोवाइड करता है किसके लिए? उत्पादन क्षेत्र के लिए,
तो उत्पादन क्षेत्र क्या करता है? उत्पादन क्षेत्र जो है ये आय भुगतान करता है। किसको करता है? ये करता है परिवार क्षेत्र को करता है ना? परिवार क्षेत्र को जो है आय का भुगतान करता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें कि वस्तु बाजार जो है आप देखेंगे प्रोवाइड करता है कौन? ये उत्पादन क्षेत्र किसको करता है? हाउस होल्ड सेक्टर को करता है, अर्थात परिवार क्षेत्र को करता है। तो परिवार क्षेत्र क्या करता है? परिवार क्षेत्र जो है उपभोग व्यय के रूप में उपभोग व्यय के रूप में मुद्रा का जो प्रवाह होता है कहाँ पे होता है? ये जो है उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है ना? इसके अलावा मैंने आपको होता है कि यहाँ पर हम पूंजी बाजार की बात करते हैं। पूंजी बाजार, तो पूंजी बाजार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए पूंजी बाजार द्वारा क्या होता है? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है परिवार क्षेत्र के द्वारा क्या होता है? बचत किया जाता है। ये बचत जो है कहाँ पे जाता है? कैपिटल मार्केट की तरफ जाता है, पूंजी बाजार की ओर जाता है। और ये जो है उत्पादन क्षेत्र क्या करता है? ये उधार लेता है। किस लिए? विनियोग के लिए लेता है ना? किस लिए लेता है? ये लेता है विनियोग के लिए लेता है। तो यहाँ पे हम विनियोग की बात करेंगे। विनियोग को हम निवेश भी बोलते हैं। निवेश और विनियोग दोनों एक ही होता है। तो विनियोग जो है के लिए ये ऋण लेता है पूंजी बाजार से। इतनी बात आप पढ़ चुके हैं अभी। अब हम यहाँ पे तीसरे क्षेत्र की बात करेंगे, सरकारी क्षेत्र का प्रवाह किस तरह से होता है। तो सरकारी क्षेत्र का जो प्रवाह की हम बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पे हम बात करेंगे हस्तांतरण, भुगतान और वैयक्तिक कर की हम बात करेंगे। हस्तांतरण, भुगतान और वैयक्तिक कर की अगर हम बात करें, पर्सनल टैक्स, या केवल आप कर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे परिवार क्षेत्र जो है ये क्या करता है? टैक्स देता है, वैयक्तिक कर देता है। किसको देता है? ये देता है सरकारी क्षेत्र को देता है ना? सरकार क्या करता है? ये जो है ट्रांसफर करता है, आपका ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान करता है। किसको करता है? ये करता है आपका परिवार क्षेत्र को। किसको करता है? परिवार क्षेत्र को करता है। परिवार क्षेत्र को करता है। यहां पर इसको हम बात को बढ़ा दे रहे हैं। ये परिवार क्षेत्र को करता है इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से हम बात करें उत्पादन क्षेत्र की ओर, तो यहां पर निगम कर और आर्थिक अनुदान, निगम कर और आर्थिक अनुदान कहिए, केवल अनुदान कहिए, जो भी कहिए, दोनों एक ही है। आर्थिक अनुदान अर्थात ये कि सरकार क्या करती है? सरकार जो है निगम कर लगाती है। किस पर लगाती है? निगम कर आपका जो है
ये निगम कर से जो पेमेंट होता है ये किस पर लगाती है? ये लगाती है उत्पादन क्षेत्र पर। तो उत्पादन क्षेत्र जो है ये क्या करता है? निगम कर को देता है सरकारी क्षेत्र को, यानी जो मुद्रा का प्रवाह होगा वो उत्पादन क्षेत्र से सरकारी तरफ होगा। और सरकार क्या करेगा? आर्थिक अनुदान देगा। किसको देगा? उत्पादन क्षेत्र को देगा। तो यहाँ पर मुद्रा का प्रवाह किधर होगा? इस तरफ होगा। इसके अलावा जो है जो क्रय करती है सरकार, इसको भी आप सम्मिलित कर सकते हैं कि जो सरकार वस्तुओं को खरीदती है इसके बदले जो भुगतान करती है उसको भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। और यहाँ पे परिवार क्षेत्र द्वारा जो सेवा दी जाती है उसके बदले जो है जो भुगतान सरकार करती है उसको भी आप यहाँ पे सम्मिलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ इतना ही। अब यहाँ पे आप देखिए कि सरकारी क्षेत्र द्वारा परिवार क्षेत्र में जो कर लगाया जाता है उसका भुगतान जब परिवार क्षेत्र जो है सरकार क्षेत्र को करता है तो मुद्रा का प्रवाह जो है कहाँ पे होता है? परिवार क्षेत्र से सरकार क्षेत्र की ओर होता है। और जब सरकारी क्षेत्र जो है हस्तांतरण भुगतान करता है परिवार क्षेत्र को तो मुद्रा का प्रवाह क्या होता है? ये जो है आपका सरकारी क्षेत्र से ये आपका देखिए परिवार क्षेत्र की ओर होता है। इसी तरीके से हम बात करें कि सरकारी क्षेत्र द्वारा जो है जब निगम कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है उत्पादन क्षेत्र पर, तो उत्पादन क्षेत्र क्या करता है? इस टैक्स का भुगतान करता है तो मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। और जब सरकार जो है सब्सिडी देती है किसको? उत्पादन क्षेत्र को, तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का प्रवाह है वो कहाँ होता है? वो सरकारी क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर होता है। इस तरीके से आपको प्रवाह समझ में आ रहा होगा कि ये आप देखिए इस तरीके से है ना, उत्पादन क्षेत्र से ये टैक्स जो है सरकारी क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान किया जा रहा है परिवार क्षेत्र को, यहाँ से टैक्स लिया जा रहा है सरकारी क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है मुद्रा, इधर प्रवाह हो रहा है ये अनुदान के रूप में इधर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं फ्लो बन रहा है, चक्रीय प्रवाह बन रहा है। इधर से आप देख रहे हैं पूरा चक्र देख रहे हैं ना, तो नाच रहा है ऐसे नाच रहा है। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे नाच रहा है, फिर ये जो है आपका ऐसे उल्टा नाच रहा है ना, फिर यहाँ पे ये सीधा नाच रहा है, दिख रहा है पूरा। फिर यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ पे आप देखिए ये इस तरीके से है ना। तो इस तरीके से आपको चक्र दिखाई दे रहा है। यही जो है क्या है त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो है ये मुद्रा का या आय का चक्रीय प्रवाह। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें एक चीज और है, जो सरकारी क्षेत्र है इसका पूंजी बाजार से भी जो है रिलेशन होता है, यहाँ से भी जो है मुद्रा का फ्लो होता रहता है। तो पूंजी बाजार से जो है किस तरीके से होता है? तो पूंजी बाजार इस तरीके से होता है कि सरकारी क्षेत्र भी क्या करता है? कैपिटल मार्केट में जो है अपना सेविंग को जो है जमा कर सकता है, यहाँ पे ये अपने बचत को जो है जमा कर सकता है। इसके अलावा जो है ये जो है इससे उधार भी ले सकता है, ये जो है उधार भी ले सकता है। आप उधार कहिए चाहे ऋण कहिए। तो पूंजी बाजार से जो है सरकारी क्षेत्र सरकार क्या करती है? उधार भी लेती है और बचत भी जमा करती है। जो बचत जमा करती है तो मुद्रा का प्रवाह इधर होता है, और जब उधार लेती है तो मुद्रा का प्रवाह इस तरह से होता है। इस तरीके से ये मुद्रा का चक्रीय प्रवाह त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, ये त्रिक्षेत्रीय मॉडल है, यहाँ पर इस तरीके से मुद्रा का प्रवाह या आय का प्रवाह होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग अंतिम जो आपका अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे कि चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का प्रवाह किस तरीके से होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग जो है चतुर्थ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, यानी जो आय का चक्रीय प्रवाह है, ये चार क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्था में, जिसको हम ओपन इकोनॉमी भी बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। अभी इससे पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? बंद अर्थव्यवस्था थी, उसमें विदेशी क्षेत्रों का योगदान नहीं था, उसका जो है कोई प्रवाह नहीं था मुद्रा का, आय का। यहाँ पर जो है हम विदेशी क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं। जब हम क्या करते हैं? जब हम चक्रीय प्रवाह में क्या करते हैं? विदेशी क्षेत्र को भी जो है जब सम्मिलित कर लेते हैं, इकोनॉमी में जब हम विदेशी क्षेत्र को भी जो है सम्मिलित कर लेते हैं या शेष विश्व क्षेत्र को सम्मिलित कर लेते हैं, तो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? वो ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो हम लोग जो है खुली अर्थव्यवस्था में बात करेंगे कि किस तरीके से आय का चक्रीय प्रवाह होता है। तो इसके लिए जो है
आइए हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है जो अगला क्षेत्र जोड़ता है उसका नाम है शेष विश्व क्षेत्र। शेष विश्व क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र की हम बात करते हैं। अब शेष विश्व क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए कि शेष विश्व क्षेत्र जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हैं, विदेशी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अब जो विदेशी क्षेत्र होता है, जो फॉरेन सेक्टर होता है, ये फॉरेन सेक्टर किस तरीके से ये आय के चक्रीय प्रवाह से जुड़ता है, यानी इसका भी जो आय इनकम होता है उसका जो सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर फ्लो होता है, वो भी इससे जुड़ जाता है। तो किस तरह से कार्य करता है यही हम चर्चा यहां पे करेंगे इस अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो इस अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र द्वारा आप देखेंगे कि यहां पे क्या होता है, दो बातें। एक तो विदेशों की अगर हम बात करें तो विदेशों में हम क्या करते हैं, विदेशी वस्तुओं का यदि परिवार क्षेत्र की बात करें, परिवार क्षेत्र की यदि हम बात करें तो परिवार क्षेत्र क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर, ये क्या करता है, ये जो आयातित वस्तुएं होती हैं उसका क्रय करता है। आयातित वस्तुएं क्या होती हैं, अब आयातित वस्तुएं का मतलब यही हुआ कि जो दूसरे देशों से जो है वस्तुएं मंगाई जाती हैं वो आयातित वस्तुएं होती हैं, और जो अपने देश से दूसरे देश को दी जाती हैं वो निर्यातित वस्तुएं होती हैं। तो आयात निर्यात दो होते हैं। तो जो आयातित वस्तुएं होती हैं उसका जब क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर क्रय करता है, खरीदता है, तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का प्रवाह होता है वो किस तरफ होता है, वो फॉरेन सेक्टर की तरफ होता है। दूसरी तरफ यदि हाउस सेक्टर का कोई भी व्यक्ति फॉरेन सेक्टर में सर्विस दे रहा है, मान लीजिए हमारे परिवार से कोई व्यक्ति जो है हम विदेश में गया है, काम कर रहा है, जब वहां पर जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो सैलरी क्या है, उसकी इनकम है। तो मुद्रा क्या हुआ, वहां से कहां आ गया, यहां पे आ गया, हमारे पास आ गया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गया। तो जब सर्विस आप करते हैं तो वहां से क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर को जो है क्या होता है, आपका भुगतान, मुद्रा का प्रवाह फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ होता है। इसी तरीके से हम प्रोडक्शन सेक्टर की हम बात करते हैं। जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है वो क्या करता है, तो विदेशी क्षेत्र से क्या करता है, आयात करता है वस्तुओं का, निर्यात करता है वस्तुओं का, वस्तुओं का आयात करता है या वस्तुओं का निर्यात करता है। तो जब वस्तुओं का आयात करता है, मान लीजिए यदि हमारा जो उत्पादन क्षेत्र है विदेशों से जब आयात करता है, तो आयात करते समय क्या होगा कि वो आयात के लिए मुद्रा का भुगतान करता है, और ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का प्रवाह होता है तो यहां से, यानी आपका उत्पादन क्षेत्र से किस तरफ होता है, विदेशी क्षेत्र की ओर होता है। और मान लीजिए यही नहीं है कि ये आयात ही करता हो, मान लीजिए कि ये कुछ वस्तुओं क्या करता है, निर्यात करता है। यदि ये निर्यात करता है तो ऐसी स्थिति क्या होगा, निर्यात करने पर निर्यात का जो भुगतान है उसको प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, विदेशी क्षेत्र से प्राप्त होता है। जब विदेशी क्षेत्र से निर्यात का भुगतान प्राप्त होता है उत्पादन क्षेत्र को, तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का प्रवाह होगा वो किस तरफ होता है, वो इस तरफ होता है, यानी विदेशी क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर होता है। बात सुन रही भैया, तो निर्यात करेगा तो आयात करेगा, या तो वस्तुओं को देगा दूसरे देश में। भाई जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसमें क्या होगा, वस्तुओं का लेन देन होगा, यानी या तो वस्तुएं निर्यात करेगा या तो आयात। जो देता हो निर्यात होता है, जो लेता हो क्या होता है, आयात होता है। फिर मान लीजिए मैंने कहा कि यदि आयात करता है तो आयात करने में क्या होगा, वस्तुओं को वहां से लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहां से जो है पेमेंट करना पड़ेगा फॉरेन सेक्टर को। ऐसी स्थिति मुद्रा का प्रवाह कहां होगा, इस सेक्टर से इस सेक्टर की ओर होगा,
उत्पादन क्षेत्र से विदेशी क्षेत्र की ओर होगा। लेकिन मान लीजिए ये क्या करता है, निर्यात करता है। जब निर्यात करेगा तो निर्यात भुगतान कौन करेगा, विदेशी क्षेत्र करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का प्रवाह होगा वो विदेशी क्षेत्र से किस तरफ होगा, वो उत्पादन क्षेत्र की ओर होगा, उत्पादन क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। और इसका संबंध गवर्नमेंट सेक्टर से भी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट सेक्टर जब एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, कुछ भी करती है ना, ये एक्सपोर्ट करती है तो ऐसी स्थिति में भुगतान मुद्रा का प्रवाह फॉरेन सेक्टर की ओर होगा। यदि इंपोर्ट करती है तो मुद्रा का प्रवाह किस तरफ होगा, आय का प्रवाह किस तरफ होगा, गवर्नमेंट सेक्टर की ओर होगा। इस तरीके से ये 3 क्षेत्रीय मॉडल जो हमने पढ़ा था उसमें चौथे क्षेत्र को जब हम ऐड करते हैं तो इस तरीके से मुद्रा का प्रवाह होता है। तो आइए इसी बात को जो है हम यहाँ पे रेखा चित्र के द्वारा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम फॉरेन सेक्टर को जो है या शेष विश्व क्षेत्र को जब हम इसमें जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा इसको हम और बढ़ाएंगे, इसको भी हम थोड़ा और इधर लिख देंगे ताकि अच्छा लगे। इसको हम और बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि हमारा रेखा चित्र इधर भी बढ़ेगा। अभी ये क्या हो गया, आपका परिवार क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र है, इसको भी हम बढ़ा देंगे और उत्पादन क्षेत्र। इस तरीके से इसको हमने बड़ा कर दिया। अब देखिए शेष विश्व क्षेत्र के साथ जो है यहां पर हम फिगर इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां तक जो आपने पढ़ा था ये प्रक्रिया वही रहेगी, है ना। 3 क्षेत्रीय जो आपने अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, यहां तक जो मुद्रा का प्रवाह था जैसा है वैसे ही रहेगा। अर्थात यहां पर आप देखेंगे कि ये साधन बाजार के द्वारा जो है परिवार क्षेत्र से जो है साधन बाजार जो है किस तरफ फ्लो होता है, उत्पादन क्षेत्र तरफ होता है। फिर यहाँ से जो है फ्लो जो है वस्तु बाजार का किस तरफ होता है, उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की तरफ होता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे उत्पादन क्षेत्र द्वारा जो है आय का भुगतान जो किया जाता है, इससे जो मुद्रा का प्रवाह है किस तरफ होता है, परिवार क्षेत्र की तरफ होता है। और परिवार क्षेत्र द्वारा जो वस्तुओं सेवाओं का उपभोग पर तय किया जाता है, इससे मुद्रा का प्रवाह किस तरफ होता है, परिवार क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की तरफ होता है। इतनी बात। अब मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे पूंजी मार्केट सम्मिलित होता है तो यहाँ से क्या होता है कि परिवार क्षेत्र द्वारा जो बचत किया जाता है वो पूंजी बाजार में जाता है और पूंजी बाजार द्वारा जो है ये उधार विनियोग के लिए जो उधार लिया जाता है उसका जो फ्लो होता है कहाँ पहुंचता है, तो उत्पादन क्षेत्र की तरफ पहुंचता है। फिर यहाँ हमने कहा कि तीसरा जो क्षेत्र आता है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र आने से क्या हुआ, सरकारी क्षेत्र आने से आप देख रहे हैं कि सरकार क्या करती है, परिवार क्षेत्र पर क्या करती है, टैक्स लगाती है। तो जो टैक्स होता है आपका पर्सनल टैक्स होता है, ये परिवार क्षेत्र से किस तरफ जाता है, ये आप देख रहे हैं, इसका जो मुद्रा का प्रवाह है सरकारी क्षेत्र की तरफ जाता है। फिर यहाँ पे आप देखिए सरकारी क्षेत्र के द्वारा जो है इकोनॉमिक जो आपकी सब्सिडी होती है, आर्थिक अनुदान होता है, यहाँ से जो मुद्रा का प्रवाह होता है ये किस तरफ होता है, ये सरकारी क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की तरफ होता है। ठीक ना। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सरकार क्या करती है, हस्तांतरण भुगतान करती है परिवार क्षेत्र को। तो ऐसी स्थिति में जो मुद्रा का प्रवाह होता है वो सरकारी क्षेत्र से किस तरफ होता है, परिवार क्षेत्र की तरफ होता है। दूसरी तरफ आप देखिए सरकारी क्षेत्र द्वारा जब टैक्स लिया जाता है उत्पादन क्षेत्र को तो क्या होता है, तो इसके टैक्स का भुगतान कौन करता है, उत्पादन क्षेत्र करता है। किसको करता है, सरकारी क्षेत्र को करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मुद्रा का जो प्रवाह है वो उत्पादन क्षेत्र से किस तरफ होता है, सरकारी क्षेत्र की तरफ होता है। तो ये मुद्रा का प्रवाह यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया था। अब यहाँ पे हम एक चौथे क्षेत्र की बात करते हैं, शेष विश्व क्षेत्र, या हम इसको बात करेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है विदेशी क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं। यहां पर आप देखिए, यहां से हम बात कर रहे हैं दो तरह का संबंध यहां पे हम दिखा सकते हैं। एक तो जो सेवाएं देता है परिवार क्षेत्र जो है, जो सेवाएं देता है विश्व क्षेत्र के लिए, तो उसके लिए क्या करता है, विश्व क्षेत्र जो है इसको भुगतान करता है, जिसको आप कह सकते हैं कि सेवा के लिए भुगतान या साधन भुगतान भी बोल सकते हैं। आप साधन भुगतान बोलिए चाहे
आप बोल सकते हैं सेवा के लिए भुगतान, सेवा के लिए भुगतान आप बोलिए, चाहे आप बोल सकते हैं साधन भुगतान, ठीक है। और यहां पे हमने कहा कि आयातित वस्तु के लिए जो है क्या करता है, भुगतान करता है परिवार क्षेत्र। तो आप आयातित वस्तुओं के लिए भुगतान लिखिए, चाहे आयातों के भुगतान लिख सकते हैं सीधा, यहां पर आप लिख सकते हैं आयातों के भुगतान। यहां पर आप देखिए फ्लो जो होगा, आयातों का जो भुगतान का फ्लो होगा और जो इसका फ्लो होगा, दोनों के बारे में आप समझिए। ये जो है इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से। तो सेवा के लिए जो भुगतान का, सेवा के लिए जो भुगतान होगा वो शेष विश्व द्वारा जो है किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे मुद्रा का प्रवाह इस तरफ से इस तरफ होगा, है ना। आय का प्रवाह कह लीजिए चाहे मुद्रा का प्रवाह विश्व क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र से किस तरफ होगा, परिवार क्षेत्र की तरफ होगा। और यहाँ से जो आयातित वस्तुएं जो है क्रय की जाती हैं, इसके लिए जो भुगतान किया जाता है, तो यहाँ पर जो मुद्रा का प्रवाह होगा ये परिवार क्षेत्र से शेष विश्व क्षेत्र की तरफ होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये पूरा मिटा दे रहे हैं। तो आप देखिए यहां पर ये क्या करेगा, उत्पादन क्षेत्र निर्यात करेगा, आयात करेगा, तो निर्यातों के भुगतान और आयातों के भुगतान हम लिख सकते हैं निर्यातों के भुगतान, निर्यातों के भुगतान, या फिर वो क्या करेगा, आयात करेगा, तो आयातों के भुगतान, आयातों के भुगतान। अब यहां पे देखिए, यहां पर यदि फ्लो आपका इस तरफ होता है, देखिए यहां पे फ्लो दोनों तरफ हो सकता है। यहां पर जो प्रवाह है ये दोनों तरफ हो सकता है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेना, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेना ताकि आसानी से इसको हम बना सकें। तो यहां पर आप देखिए इस तरीके से। अब यहां पे डिपेंड करता है कि उत्पादन क्षेत्र द्वारा यदि आयात किया जाता है, उत्पादन क्षेत्र द्वारा यदि आयात किया जाता है, तो आयात का भुगतान कौन करेगा, उत्पादन क्षेत्र ही करेगा। किसको करेगा, शेष विश्व क्षेत्र को करेगा। ऐसी स्थिति में जो आय का प्रवाह होगा या मुद्रा का प्रवाह होगा वो किधर होगा, ये जो है आपका उत्पादन क्षेत्र से किस तरफ होगा, शेष विश्व क्षेत्र की तरफ होगा। और मान लीजिए कि ये जो है निर्यात करता है। जब निर्यात करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में निर्यात का उसको भुगतान प्राप्त होगा। भुगतान कहां से प्राप्त होगा, विदेशी क्षेत्र से प्राप्त होगा, शेष विश्व क्षेत्र से प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो आपका इनकम का जो फ्लो होगा या मनी का जो फ्लो होगा ये विदेशी क्षेत्र से किस तरफ होगा, आप देखिए तो ये परिवार क्षेत्र की तरफ होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए इसको और अच्छे समझिए, जो फॉरेन सेक्टर आपका है यहां पर आप देखिए कि परिवार क्षेत्र से किस तरह से इसका जो है फ्लो हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि सेवा के लिए जो भुगतान है ये शेष विश्व क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर हो रहा है। मुद्रा का प्रवाह या आय का प्रवाह कहां हो रहा है, शेष विश्व क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि परिवार क्षेत्र क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है, यहाँ पे सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है, इसलिए इसका भुगतान शेष विश्व क्षेत्र किसको कर रहा है, परिवार क्षेत्र कर रहा है। इसलिए फ्लो किधर है, इधर से इधर है। आयातित वस्तु का क्रय जो है परिवार क्षेत्र करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका भुगतान
कहां पे होता है? परिवार क्षेत्र से शेष विश्व क्षेत्र की ओर होता है। मैंने यहां पर बताया कि कोई भी मान लीजिए ये आपका घरेलू उत्पादक क्षेत्र है, यहां पर ये जो है क्या कर सकता है? निर्यात भी कर सकता है, आयात भी कर सकता है। मान लीजिए आयात करता है, तो आयात करने पे क्या होगा? आयात का ये भुगतान करेगा, किसको करेगा? विदेशी क्षेत्र को करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो मुद्रा का प्रवाह होगा वो उत्पादन क्षेत्र से किस तरफ होगा? ये विदेशी क्षेत्र की तरफ होगा या शेष विश्व क्षेत्र की तरफ होगा। और यदि ये निर्यात करता है तो भुगतान कौन करेगा? ये करेगा निर्यात का। तो ऐसी स्थिति मुद्रा का प्रवाह क्या होगा? शेष विश्व क्षेत्र से किस तरफ होगा? उत्पादन क्षेत्र की तरफ होगा। इस तरीके से जो है मुद्रा का जो है या आय का प्रवाह चलता रहता है। अच्छा, इसका संबंध सरकार से भी होता है, गवर्नमेंट से भी जो है, गवर्नमेंट से भी क्या होता है? लेन देन होता रहता है ना। ये किस रूप में होता रहता है? आयात निर्यात के रूप में, है ना। आयात निर्यात एवं भुगतान, आयात निर्यात एवं भुगतान मतलब वही चीज क्या कि सरकार जो है क्या करती है? यदि आयात करती है ना, तो आयात करने पे क्या होगा कि भुगतान जो है किसको करेगी? ये जो है शेष विश्व क्षेत्र को करेगी। और यदि जो है ये निर्यात करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये शेष विश्व क्षेत्र से भुगतान प्राप्त करती है। अर्थात क्या होता है कि मुद्रा का प्रवाह इस तरफ होता है। इस तरीके से मुद्रा का प्रवाह इस तरफ से इस तरफ होता रहता है। तो सरकारी क्षेत्र से भी मुद्रा का प्रवाह इस तरीके से होता रहता है ना। सरकारी क्षेत्र से विदेशी क्षेत्र की तरफ, विदेशी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की तरफ, है ना। यहाँ से शेष विश्व क्षेत्र की तरफ जो है परिवार क्षेत्र से, परिवार क्षेत्र से जो है शेष विश्व क्षेत्र की ओर। यहाँ पर भी ऐसे देखेंगे शेष विश्व क्षेत्र से जो है उत्पादन क्षेत्र की ओर और उत्पादन क्षेत्र से जो है शेष विश्व क्षेत्र की ओर होता रहता है। तो इस तरीके से पूरा जो इनकम होता है, आय जो होता है, वो क्या होता है? सर्कुलर फ्लो होता रहता है, चक्रीय रूप में क्या होता है? प्रवाहित होता रहता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चक्रीय प्रवाह। किस अर्थव्यवस्था में? चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में या खुली अर्थव्यवस्था में। तो आज हम लोगों ने जो है, आज ये जो मेरा लेक्चर था ये आय का चक्रीय प्रवाह का सेकंड लेक्चर था। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लेक्चर में भी हमने इसी पे चर्चा किया था, है ना। टॉपिक लंबा होने के कारण मैंने क्या किया, इसको दो लेक्चर में इसको डिवाइड कर दिया। तो पहले लेक्चर में हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, क्या होता है आय का चक्रीय प्रवाह और चक्रीय प्रवाह कितने प्रकार के होते हैं। और अभी जो हम आज पढ़ा रहे हैं सेकंड लेक्चर में, तो डिफरेंट जो एरियाज हैं, डिफरेंट जो इकोनॉमी है, उनमें जो है किस तरह से चक्रीय प्रवाह होता है आय का, इसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज हम लोगों का जो है चक्रीय प्रवाह का जो चैप्टर है या टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आज इतना है। दैट्स ऑल।